हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष पालीवाल और मैं अपना फिजिक्स का पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड एज यू नो ये 9th क्लास का चैप्टर है साइंस का, जिसको अपन फिजिक्स का चैप्टर मान सकते हैं। ओके, सो द चैप्टर इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट वर्क। क्या होता है वर्क? आप सुबह से लेकर शाम तक 15 बार कुछ काम करते हैं और आप दूसरों को गिनाते हैं और मम्मी को बहुत एहसान बताते हैं, सबको एहसान बताते, मैंने आज बहुत काम किया, मैंने आज बहुत पढ़ाई की, मैंने 15 पेज लिखे, मैंने 20 पेज लिखे। लेकिन साइंस उसको वर्क नहीं मानता। साइंस उसको वर्क कभी नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस की वर्क की एक अपनी अलग डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। साइंस वर्क होते हुए कब देखता है? जब whenever a force is acting on an object, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे and that object displaces, and वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, मूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सी, इफ दिस इज अ ऑब्जेक्ट, मैंने इस पर फोर्स लगाई, से F फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, तो मैं बोलूंगा कि काम हुआ। काम किसने किया? इस फोर्स ने किया। जो भी एक्सटर्नल एजेंट का जो भी फोर्स लगा रहा था, अपने को उस पे नहीं जाना है, अपन को सिर्फ फोर्स से मतलब है और इस डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो अपन क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ। कब हुआ? जब ये फोर्स लगी और जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक मूव कर गया। समझ में आया? ओके, नाउ आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क is defined as product of force and displacement in the direction of क्या? of force। समझ में आया? So this is the technical definition of work. That work is defined as the product of force and displacement in the direction of force. तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, से बाय डिस्प्लेसमेंट s, तब अपन बोलेंगे कि वर्क हुआ। बात सही है? सही है, मानी जाएगी। तो अगर इसको अपन मैथमेटिकली लिखेंगे तो अपन बताएंगे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मानते हो कि नहीं मानते? नाउ अब अगर आप देखोगे तो इसकी यूनिट्स अपन निकाल सकते हैं। किसकी? वर्क की यूनिट निकाल सकते हैं। तो वर्क की ऐसा यूनिट की मैं अगर बात करूं, वर्क की अगर ऐसे यूनिट क्या करूं, बोलो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वो होती है बेटा मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन रख दी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर रख दी। लेकिन क्या है, अपने एक पैटर्न है, एक ट्रेंड चलता आ रहा है। क्या ट्रेंड है कि अपन लोग हमेशा साइंटिस्ट के नाम से यूनिट देते हैं। जैसे आप देखोगे फोर्स की यूनिट न्यूटन है। कहां से? न्यूटन से। एक्चुअली फोर्स की यूनिट कुछ और है, वो मैं बाद में आपको दूसरा, आप मेरा लेक्चर फोर्स वाला देख सकते हो, उसमें आपको वो यूनिट मिल जाएगी। अगर अपन वर्क की बात करें तो एक्चुअल में न्यूटन मीटर डेफिनेशन है, लेकिन इसकी यूनिट को क्या बोला जाता है बेटा? जूल। क्या बोला जाता है? जूल। तो अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो विल सी दैट ये जूल जो है ये ऐसा यूनिट है। किसकी? वर्क की। किसकी यूनिट है? वर्क की। नाउ अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, तो क्या होती है बेटा? अर्ग होती है। नाउ आपने सुना है एसआई और सीजीएस के बारे में, उसके लिए आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं। वो आप लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको सीजीएस और एसआई यूनिट्स मिल जाएंगी। ना फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, सी एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो अपन लोग यूनिवर्सली यूज करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ के लिए मीटर गिनी जाती है, फोर्स के लिए न्यूटन गिनी जाती है, मास के लिए किलोग्राम गिनी जाती है, टाइम के लिए सेकंड गिनी जाती है। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूनिट, जिसमें अपन लेंथ को सेंटीमीटर लेते हैं, मास को ग्राम लेते हैं, टाइम को सेकंड्स लेते हैं। तो वर्क की वो वाली यूनिट क्या नाम पड़ा? अर्ग। क्या नाम पड़ा? अर्ग। अगर आप देखेंगे तो इससे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है पता है आपको? क्वेश्चन होता है बेटा,
डिफाइन यूनिट ऑफ जूल। क्या होता है? डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, सॉरी डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट कभी भी डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट क्या है बेटा? 1 जूल। यूनिट क्या है बेटा? 1 जूल। और उसका मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे फोर्स, वर्क की जगह मैंने क्या लगाया? 1 जूल लगाया। फोर्स की जगह क्या लगा दूं बेटा? 1 न्यूटन लगा दूं। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लगा दूं? 1 मीटर लगा दूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? अपन बोलेंगे when a force of 1 newton, when a force of 1 newton is acting, जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करे, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड, अब क्या होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाना चाहिए? डिस्प्लेस। कितने डिस्प्लेसमेंट से? 1 मीटर। एंड दैट ऑब्जेक्ट इज क्या होगा बेटा? हिल जाएगा जगह से। डिस्प्लेस्ड बाय कितना? 1 मीटर। When a force of 1 Newton is acting on an object and the object displaces by 1 meter, then क्या बोलेंगे? काम हुआ, कितना हुआ? 1 जूल हुआ। So then the work done is 1 joule. Then the work done is 1 joule. समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? किसी को डाउट है क्या? नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ना अगर आप देखेंगे कि ये तो ठीक है सर बोलना, आपने सर फोर्स लगाई, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर थोड़ा सा हमको और आइडिया दीजिए वर्क के बारे में कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मैं समझाता हूँ। देखो, पहली बात मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, वर्क जो है, मैंने क्या बोला कि सर वर्क जो है बेटा वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है? सही बात है ना। लेकिन आप देखोगे गौर से तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं? दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को अपन सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर 2 अपने को रूल्स दिए गए हैं। अपने को मैं यहाँ पे डब्बे में समझाऊंगा, फिर अपन नीचे उतरेंगे। तो देखो, उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये डब्बा थोड़ा छोटा हो गया, अपन इसको बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से बड़ा कर लेते हैं। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? मैं बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट में मान लो 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में डॉट लगा रहेगा, a डॉट b। क्या लगा रहेगा? डॉट लगा रहेगा। और वो a डॉट b का आंसर आएगा, a डॉट b का आंसर आएगा c, जो कि एक स्केलर है। क्या है ये? एक स्केलर है। तो जब भी 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर कैसा मिलेगा बेटा? स्केलर मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो, दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। वो अपने काम का अभी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलते हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ना क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? a क्रॉस b। इन दोनों के बीच में कैसा साइन लगता है? क्रॉस का। और आंसर आता है c वेक्टर। मतलब जब 2 वेक्टर के बीच में अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया तो आंसर कैसा आया? स्केलर आया। जब 2 वेक्टर के बीच में अपन ने क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आंसर कैसा आया? वेक्टर आया। तो इसीलिए इसका नाम पता है क्या है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ना। अब तुमको और एक अच्छी बात बताता हूं बेटा, a डॉट b का आंसर मुझे पता है। a डॉट b का आंसर होता है ab cos थीटा। क्या आंसर होता है? ab cos थीटा। सिमिलरली a क्रॉस b का आंसर क्या होता है बेटा? a क्रॉस b का आंसर मुझे पता है, वो क्या होता है? ab sin थीटा। अब ये थीटा क्या है?
ये थीटा बेटा एंगल है किसका, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। कैसे, देखो अगर मान लो ये एक वेक्टर ए ऐसा जाता है, एक वेक्टर बी ऐसा जाता है, इन दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। तो अगर आप इन दोनों को डॉट करोगे तो आंसर आएगा क्या बेटा, ए बी cos थीटा। इन दोनों को क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए बी sin थीटा। लेकिन मैंने एक चीज बताई, क्या डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर कैसा मिलता है, स्केलर। अपना वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अपन वापस आते हैं, यहां से अपन यहां आएंगे, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और ये दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट वाला। अरे नहीं समझे, देखो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर कैसा लाना है, स्केलर। कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा आंसर देता है, स्केलर आंसर देता है। समझ में आया, समझ में आया। तो अब मैं इसके आगे ये वाला पोर्शन थोड़ा रब कर रहा हूं, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, गुड। थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब्र रखो, सब कुछ समझेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वर्क W is equals to F force dot S displacement। अब इसको मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा बेटा, देखो कैसा दिखेगा। ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पर फोर्स अब क्या सीधी नहीं लगी, कुछ एंगल पर लगी, से ये फोर्स F। वेक्टर का साइन दे दूं, ठीक है। लेकिन बॉडी जो थी बेटा वो सामने की तरफ मूव हुई, बॉडी कैसी मूव हुई, सामने की तरफ मूव हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, अच्छा सामने की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज से थीटा। क्या एंगल है, थीटा है। तो बोलो क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया। हाँ, अब एक सवाल ये है कि सर ये कॉस क्या है, आप कॉस कर रहे हो, आपने कॉस बोला हमने सुन लिया, आपने साइन बोला हमने सुन लिया, पर ये है कौन, मैं बताता हूँ ये कौन है बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन है, ट्रिग्नो फंक्शन, कौन, कॉस, कौन बेटा, कॉस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन, कॉस। तो देखो क्या मतलब होता है, कुछ मतलब बहुत ही इजी है। थीटा क्या है तुमको पता है, थीटा क्या है बेटा, थीटा तुम नहीं पता है, सर ये एंगल है, एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है बेटा, ये एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। मानते हो नहीं मानते हो। अब इसके साथ कॉस क्या खेल खेल रहा है, इसके साथ कॉस क्या खेल खेल रहा है वो मैं बताऊंगा। सपोज ये एंगल थीटा हो गया 0, या एंगल थीटा हो गया 90 डिग्री, सुने हो, एंगल थीटा 0, एंगल 0, एंगल 90, या एंगल थीटा हो गया 180 डिग्री, सही है। अब देखो जब थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू बेटा क्या निकलती है पता है तुमको, cos 0 की वैल्यू निकलती है बेटा 1। जब थीटा की जगह डालूंगा मैं क्या 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या निकलती है बेटा 0। और जब मैं थीटा की जगह डालूंगा क्या 180, तो cos 180 की वैल्यू निकलती है -1। यानी cos क्या कर रहा है, cos एक फंक्शन है, उस फंक्शन को क्या चाहिए, वो फंक्शन मतलब वो खाता है, क्या खाता है, वो एंगल खाता है। जब एंगल खाता है तो ये निकालता है, क्या निकालता है, उसने cos 0 में खाया तो 1 निकाला, cos 90 तो 0 निकाला, cos 180 तो -1 निकाला। बस इतनी सी कहानी है cos की, करने की जरूरत नहीं है। ये नया कंसेप्ट है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री में ये सब आएंगे, साइन भी आएगा, cos भी आएगा, tan भी आएगा, cot भी आएगा, sec भी आएगा, cosec भी आएगा। डरने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ cos पे ध्यान दो। ये पूरे साल में आपको सिर्फ एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, वो है cos, बस। अब अपने को आगे बढ़ते हैं। तो W की अगर मैं बोलूं तो एक्चुअल डेफिनेशन अब ये बनी, क्या बनी, W इक्वल्स टू fs cos थीटा। अब मैं आपको थोड़ा और टेक्निकली समझाऊंगा, तो मैं एक चीज सोचो कि ये फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है, फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है। जब फोर्स पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है तो ये बताओ मुझे कि फोर्स का पूरा इफेक्ट बॉक्स पे आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा, फोर्स का पूरा इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्स का कितना इफेक्ट है, कुछ इफेक्ट है, सीधी बात है ना। अगर मैं इस डस्टर पे ऐसी फोर्स लगाऊं,
तो ये पूरी की पूरी फोर्स इस डस्टर को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, इसको ऊपर भी उठाना चाहती है, पर किन्हीं कारणों से ऊपर नहीं उठा पा रही, पर आगे बढ़ा ले रही है। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंपोनेंट बोलते हैं उसको, F का ये कंपोनेंट सामने लगता है जिसको बोलते हैं F cos थीटा, जिसकी वजह से बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई। जिसके साथ एंगल देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स एंगल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, F cos थीटा। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हो जाती है, पुरानी डेफिनेशन फिर से आओ, W इक्वल्स टू क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अब क्लियर F नहीं लग रही, कितनी लग रही है, F cos थीटा लग रही है। तो टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो वर्क की डेफिनेशन में फोर्स की जगह क्या डालोगे, F cos थीटा इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, S, तो क्या आ गया, S। तो वर्क क्या आ गया, फोर्स Fs cos थीटा। तो W इक्वल्स टू Fs cos थीटा अपने को पता चल गया। अब डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन अपन लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बेटा टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने टाइप का होता है, मैं जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा आपको, क्योंकि उसके आगे का वीडियो अपनी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वर्क बेटा 3 टाइप का होता है। पहला वर्क होता है बेटा पॉजिटिव वर्क, कौन सा वर्क, पॉजिटिव वर्क। दूसरा वर्क होता है नेगेटिव वर्क, और तीसरा वर्क होता है नो वर्क, दैट इज जीरो वर्क कंडीशन। तो ये तीनों टाइप के वर्क अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और जिसको भी आगे का पढ़ना है तो प्लीज कनेक्टेड विद मी, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का आपको ग्लिम्स पूरा दे देंगे, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो नीचे पीडीएफ के फॉर्म में आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।